आशियाना में 4 बजे तक आप ही आप हैं SR यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, प्यार में अगर कोई आपको आइसक्रीम खिलाए, चाय पिलाए, समोसा खिलाए या आपको पिक्चर दिखाने की बात करे तो उसके इरादे पर शक करने से अच्छा है कि पहले आइसक्रीम तो खा लीजिए, चाय पी लीजिए, समोसा खा लीजिए। क्या पता आइसक्रीम खाते खाते, चाय पीते पीते, समोसे खाते खाते आपको उसके नेक इरादों के बारे में पता चल जाए, है ना। लेकिन पहले से ये धारणा बना लेना कि आइसक्रीम खिलाएगा, पिक्चर दिखाएगा तो जरूर उसके पीछे कुछ गलत मंशा होगी। इस तरह की सोच है ना, हमेशा रिश्ते को तार तार कर देती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार आइसक्रीम खिलाने के बहाने ही 2 दिलों को करीब लाने का जरिया भी बन जाता है, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का सबब भी बन सकता है, दिलों में जो कड़वाहट होती है ना उसे दूर करने का मौका भी मिल जाता है। अब अगर पहले से ही सब कुछ नेगेटिव सोच लिया जाए तो खूबसूरत आशियाने की चांदनी में ग्रहण लगते देर नहीं लगती और दिल की हर बात फिर झूठी और मतलबी लगने लगती है और हमारी इस नकारात्मक सोच की वजह से एक प्यारे रिश्ते का अंजाम फिर वही होता है जो अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है, कुछ इस तरह से। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, रंग उड़ जाए जो दीवारों से, अब छुपा जी हाँ, अब छुपाने को अपना कुछ न रहा, जख्म दिखने लगे दरारों से। ऐसी नौबत तो आएगी ही जब लोचा होगा सोच में। इसीलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कसूरवार हमेशा सामने वाला हो, लेकिन कई बार हम सुनना नहीं चाहते। हमको यही लगता है कि हम ही सही थे और बाकी सब गलत है। लेकिन जब वक्त हाथ से निकल जाता है तब ये एहसास होता है कि हाँ, कसूरवार तो हम भी थे, गलतियां हमारी भी थी, लेकिन काश हम ये पहले समझ जाते तो आज हमारे इस आशियाने में प्यार की खुशबू महकती रहती, चूड़ियों की खनखनाहट दिलों में उमंगे जगाती रहती और हमारे लबों पर यही इकरार होता। बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। जानम I love you, you love me, 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 जानम I love you, you love me। जी हाँ,
कितना अच्छा रिश्ता होगा वो जहां लव यू जैसा इकरार दोनों के लबों पर हमेशा हो। लेकिन हैरान करने वाली बात दोस्तों यही होती है कि मोहब्बत तो दिलों में एक दूसरे के लिए असीम होती है, बेइंतहा होती है, लेकिन न जाने क्यों वक्त रहते हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। एक दूसरों की बातों पर हम आंख मूंद कर यकीन नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से करते हैं, और इसीलिए परिस्थितियां हाथों से निकलती चली जाती हैं। और अब एक वो कहावत है ना, वो तब याद आता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से क्या होगा, क्यों नहीं बड़ों की बातों पर ध्यान लगाया, क्यों दिल में शक के कीड़े को हमने बढ़ने दिया। ऐसे ऐसे सवाल कई बार आते हैं, क्यों 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 क्यों। कुछ यही सवाल बार बार फिर दिल को कचोटते हैं और फिर तन्हाई में अफसोस होता है कि काश हमारा रिश्ता ऐसे चौराहे पर न खड़ा होता जहां ये कहने की नौबत आती। सजदा, हाँ किसे करूं सजदा, तेरे बिना दिल नहीं हो लगदा, तेरा दिल नहीं हो लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूं सजदा, हाँ किसे करूं सजदा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। अभी हमने आपको फिल्म तेज का गीत सुनाया। फिल्म तेज का ये गीत अगर गौर से सुना जाए तो ये समझ में आता है कि बंदा यानी अजय देवगन फिल्म में कंगना रनौत से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उनके बीच क्या हुआ ये बात करने का भी विषय नहीं है। लेकिन इस बात को जरूर समझना होगा कि जब दोनों का इरादा अच्छा था तो फिर उनके दिलों में अचानक खलबली क्यों मच गई। आइए बात करते हैं नजफगढ़ दिल्ली की मीनाक्षी सिंह से, जो कि एक कोरियोग्राफर हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर बिल्कुल लाइव हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार जी सर, ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बात बताइए, जब एक पार्टनर एक अच्छे इरादे से दूसरे पार्टनर के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको शक की नजर से क्यों देखा जाता है? क्यों ये सोचा जाता है कि इसके पीछे कोई मतलब जरूर छिपा होगा? सर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि शक से देखा जाए, क्योंकि वो तो एक प्यार की डोर होती है। अगर आपका प्यार सच्चा है और एक ही ऑल ओवर हमेशा एक ही जैसा उसका नेचर रहा है, वो भी डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर। अगर पार्टनर शुरू से एक जैसा आपके साथ रहा है तो उसको शक की नजर से देखने की कोई वो अहमियत ही नहीं बनती है। बट ये है कि अगर हाँ देख के और फिर वो अपने नेचर को चेंज कर दे फिर, या उसके पीछे कुछ उसका इरादा हो, तो वो भी समझ लिया जाता है। लेकिन तो कई बार ये होता है ना मीनाक्षी जी, कई बार ये भी होता है ना कि जैसे आपसी झगड़ा हो गया
है ना? या कोई ऐसी बात है कि ऑफिस से लेट पहुंच रहा है हस्बैंड, या वाइफ लेट आ रही है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उसके बदले में अगर कुछ कभी आइसक्रीम खिला दी या कभी कुछ शॉपिंग करके लेकर आ गए, कुछ ऐसा इरादा रखा या उसको कहा कि चलो, एक पार्टनर से कहा कि चलो किसी बढ़िया होटल में जाके खाना खाते हैं, तो वहां तो गुस्से में था एक पार्टनर, तो वो तो फिर उस सोच को गलत ही सोचेगा ना? नहीं, गलत किससे लेट क्यों है? ऐसा जरूरी नहीं है। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों ही वर्किंग है और उनके पास टाइम नहीं है, सपोज कीजिए टाइम नहीं है और वो एक दिन छुट्टी हो गई है, अगर दोनों वर्किंग है तो समझ सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट अगर एक वर्किंग है और एक हाउस वाइफ है या से, तो पार्टनर आके पहले तो कभी नहीं लेके गया है, फिर उसको अगर लेके जा रहे हैं और वैसे उसको कभी ध्यान नहीं दिया गया है, उसको कभी उसने ये नहीं सोचा कि भाई फीलिंग क्या है या आपकी वाइफ को उसकी नीडेड क्या है, और लास्ट में आके अचानक अगर वो कुछ ऐसा करता है तो उसको शौक हो गई। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि शायद हस्बैंड को या वाइफ को एक पार्टनर की आंखें खुल गई हो, किसी से बातें की हो, उसकी बातों का असर हो गया हो कि वाइफ को ऐसा करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। थोड़ी उसकी फीलिंग को हो सकता है कि उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये है, पहले ऐसा नहीं था, तो हो सकता है मैं अपनी लाइफ को या अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है थोड़ा सा हट के अलग से लेके चलते हैं, तो खुश करने की कोशिश करते हैं। उसको डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड करता है पार्टनर के ऊपर। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस तो सर देखो, हम जो भी हैं पार्टनर हस्बैंड वाइफ एक अलग अलग तरीके से नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक जो जेंट्स लोग होते हैं या पार्टनर जो होता है, किसी का होता है कि वो लॉजिकली माइंड से यूज करते हैं। लेडीज क्या है कि वो फीलिंग ज्यादा लेती हैं, वो दिल से वो एक्सेप्ट करती हैं कि हस्बैंड ऐसा मेरे साथ करे, लेकिन वो जेंट्स लोगों में या पार्टनर में ऐसा नहीं होता है, तब ये सिचुएशन बनती है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसको अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करने के लिए वो चेंज करने की कोशिश करता है। ओके। अच्छा, पार्टनर को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हर बार सामने वाला ही गलत नहीं हो सकता? तो पार्टनर को समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि वो पहले से ही एक जैसा बिहेव नहीं है। मतलब सोच उस तरह की रखी हुई है कि अगर इस तरह का करेगा तो ठीक, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो उसमें शक का कीड़ा आ ही जाएगा दिल में। शक आ ही जाएगा, या तो आप अगर आपने चेंज करने की कोशिश की है अपने आप को और आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, और फिर उसको हमेशा के लिए एक जैसा ही बन के रहना चाहिए ना सर। अब मान लो उस दिन तो आप अच्छे से कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम आपने फिर बीच में चेंज कर दिया अपना नेचर, तो उसमें शक की आएगा ना दारियों में। ये तो होता ही है सर। या तो अगर आपके मन में चोर है, ठीक है, तो वो आप एक बार अपना ठीक है जी, हाँ जी हो गया, आज मैं घुमा के ले आया, कुछ नहीं आया, लेकिन फिर बीच में आपका गैप हो गया, आपने अपने आप को चेंज तो किया नहीं है, तो वहाँ शक के दायरे में आ ही जाता है सर। अच्छा, आपकी बातें सुनकर मुझे एक गीत याद आ रहा है, पहले थोड़ा सा कुछ सुनाता हूँ आपको, फिर बातचीत को हम जारी रखेंगे, तो आप फोन लाइन पर बने रहिएगा। ओके सर। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काटे ही फिजाओं वाले मेरे से आ गए। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काटे ही फिजाओं वाले मेरे से आ गए। रास न आया मुझे सपना बहार का, रास न आया मुझे सपना बहार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का।
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। जी हाँ, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। मतलब है दोष अपना नहीं है, दूसरे पर मर दो, बड़ा आसान होता है। मीनाक्षी जी, लेकिन एक पार्टनर ये नहीं सोचता कि ऐसी सिचुएशन आखिर आई क्यों। सर बिल्कुल, दूसरे ये तो डिपेंड, फिर से मैं वही बोलूंगी कि दोनों के ऊपर होता है, लेकिन गलती हमेशा दोनों तरफ से ही होती है। अगर ये सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, हम ये सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, दूसरा भी ये सोचता है मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लास्ट सिचुएशन आपकी आ जाती है, आपका रिजल्ट बिल्कुल एंड पे आता है सर, तो ये गलत है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों की मिस्टेक होती है। हमें बैठ के एक तरफ अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो हमें अपनी कमियों को खुद को देखना चाहिए सर। अच्छा मीनाक्षी जी, आपको शादी के कितना साल हो गया? तब मेरी शादी को हो गए हैं 16 ईयर्स। 16 साल हो गए हैं जी तो सर। कभी न कभी तो ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी। बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है सर। तो कैसे सॉर्ट आउट किया आप लोगों ने? सर मैंने तो देखो अपने भी बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं भी यही करती हूँ जो अभी आपने क्वेश्चन किया जी, कि मेरी गलती होती है लेकिन मैं थोप उन पे देती हूँ। ये मेरे साथ, और बेचारे मेरे हस्बैंड ही है जो मेरे पार्टनर है, वो मैं सचमुच कहती हूँ कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और हम लोग क्या करते हैं फिर बीच में ना गैप कर देते हैं। थोड़ा सा गैप का मतलब मैं जैसे 24 घंटे के लिए बात नहीं करेंगे, फिर हम सोचेंगे सर अपने आप। मैं खुद सोचती हूँ हाँ यार मैंने गलत किया है, ये है, तो फिर क्या करते हैं बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इधर उधर नोकझोंक स्टार्ट हुई और फिर वहीं आ जाते हैं। लेकिन ऐसी लास्ट तक सिचुएशन अच्छा, कभी ऐसा हुआ मीनाक्षी जी कि आप एक कमरे में गुस्से में बैठी हो, आपके हस्बैंड दूसरे कमरे से गाना गा रहे हो, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, या कोई दूसरा गीत ऐसा जो आप पर टोंट कस रहा हो? नहीं, गाना तो कभी इन्होंने नहीं सिंगिंग करा, बट हाँ मुझे मना लेते हैं, इतना है। अच्छा, और ये उनका प्लस पॉइंट होता है, और मेरे को भी अपनी गलती रियलाइज होती है तो मैं भी सॉरी बोल देती हूँ। तो यहाँ तक ऐसा अभी आज तक टचवुड नहीं हुआ है। गुनाह लड़ाइयाँ बहुत होती है, नोकझोंक होती है सर। जरूरी भी है, प्यार में तकरार जरूरी है, तभी प्यार बढ़ता है, और एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी होता है। बहुत भरोसा, देखो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप भरोसा नहीं करेंगे तो वहाँ लाइफ वहीं रुक जाती है। भरोसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें दोनों को मिलके चलना है। हमारा एक इतना सुंदर सा परिवार बन जाता है, बच्चे हो जाते हैं। जो हम अगर ज्यादा सीरियसली लड़ाई लेके चलेंगे तो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, उन पे भी असर पड़ता है। तो उन सब चीजों को देख के, और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सर जब बैठ के, चलो उस टाइम पे लड़ाई हो रही है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बातें करो, फिर अपने आप भी रियलाइज करो। हर एक को, दोनों पार्टनर के लिए जरूरी होता है ये। हम बिल्कुल उस टाइम तो हम लड़ाई करते हैं और हमारे अंदर एक ईगो होती है, मैं क्यों मानूं, ये हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हाँ हो गई है ठीक है, दूसरे टाइम अपने आप को सोचो कि हमने क्या बोला। आपके हस्बैंड सुन रहे हैं आपको क्या? नहीं सर। अच्छा, रिकॉर्डिंग जरूर आप उनको सुनाइएगा ताकि जब आप रूठे ना तो वो वहाँ पर लगा दे, बताएं आपको कि आपने दूसरों को ये संदेश दिया था। चलिए, बहुत अच्छा लगा मीनाक्षी जी आपसे बातचीत करते। एक चीज ऐसा होता है जैसे कई बार हम बातें करते हैं तो वो भी बोलते हैं बाद में ये तुमने ऐसे किया था, मैंने कहा नहीं आपने ऐसा किया था। यहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के ऊपर थोप तो देते हैं, हर कोई थोपता है क्योंकि अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन समझदार वही होता है जो बाद में गलती को मान लेता है। यही कहना चाहती हूँ हर किसी के लिए कि होती है, प्यार में नोकझोंक भी होती है, एंड तक भी हमारी सिचुएशन रहती है, लेकिन वो मत आने दीजिए क्योंकि ये एक लाइफ ऐसी है कि ये आप दोनों ही मिलके चला सकते हैं। आपका पूरा एक आशियाना जो आपका ये टाइटल है इसका इस प्रोग्राम का, ये एक आशियाना बहुत अच्छा है कि इसमें हम अपने फीलिंग के अपनी बातें रखते हैं। मैं सुनती हूँ आपके इस प्रोग्राम को, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए, बराबर सुनते रहिएगा मीनाक्षी जी। समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, और आप दोनों की लाइफ यूं ही हंसती रहे, मुस्कुराते रहे। आप एक कमरे में गुस्से में जरूर बैठे और उधर से गाना, प्यार भरा गाना गाएं। बिल्कुल सर। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आ रही है,
और आपके बिना रहना भी नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी लड़ाई झड़ाई करके आगे अपना जीवन व्यतीत करना है। अब जो गीत में गा रहा हूँ ये भी दोनों गाते रहिएगा हमेशा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। थैंक यू सो मच सर। आकाशवाणी FM रेनबो। तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ, मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। मैं तेरे दिल में धड़कन में सांसों में बंद हूँ, मैं तेरे ख्वाबों ख्यालों पलकों में बंद हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। और दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गणितज्ञ नीना गुप्ता, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीना जी, मुबारक हो आपको। धन्यवाद। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा नीना जी, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे सुनकर ही ना सबके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन आपका तो जवाब नहीं। क्या बचपन से ही ठान रखा था कि इस फील्ड में कुछ नया करना है? जैसे कि आप पूछ रहे हैं, गणित एक सब्जेक्ट है जिससे पसीने छूट सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये एक मानसिक हम लोग का सोच है जो हम लोग अपने मन में बैठा लिए हैं। On the other hand, I think we the Indians have born with some kind of genes, which is full of mathematics. तो जैसे हम लोग के भारत में, प्राचीन भारत में मैथमेटिक्स में, गणित में भारतवर्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सभी लोग जानते हैं। पर आम लोग जितना जानते हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जैसे डेसिमल सिस्टम हो गया, जीरो हो गया, थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल हो गया। बट यहाँ तक कि हमारे एंशिएंट भारत में बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स हुआ था, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स है वो। अगर आप लोग को समझना भी है ना, तो उसके लिए आप लोग को बेसिक मैथ्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर बाद में आप वो समझ पाएंगे कि उन लोग ने कितने हद तक रिसर्च किया था। वो सब रिसर्च यूरोपियन कंट्रीज में 17th-18th सेंचुरीज में जाके हुआ, और भारत में वो 6th और 7th सेंचुरी में ही हो चुके थे। तो जैसे मैं कहना यही चाह रही हूँ कि भारत में मैथमेटिक्स का जीन्स तो शायद जन्म से ही है, एंड देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ इट। तो ये एक हम लोग का मेंटल एक फोबिया हो गया है, हम लोग शायद अपने मन में बैठा लिए हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो एक फोबिया जो है, आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ इट। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड, दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज फुल ऑफ लाइफ। माने जैसे हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं, नेचर में कोई चीज होता है, मतलब पेंटिंग हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, कोई डांस हो गया, जिसमें एक आर्ट है। इस मैथमेटिक्स ऑल्सो एन आर्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। हाँ, बस सोचने की बात है, इसलिए तो जीरो डरने का कुछ नहीं है। जीरो का आविष्कार भी तभी तो आर्यभट्ट ने किया था ना। नहीं, ये शायद गलत सोच है कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट ने बहुत बड़ी माने डेवलपमेंट्स की है, पर जीरो का आविष्कार उससे पहले ही हो चुका था। इनफैक्ट वी शुड से दैट जीरो का है, माने है वहाँ पे फलस्वरूप आप रिसर्च करेंगे एंशिएंट मैथ्स में, तो वहाँ पे जीरो का
आपको मतलब जो हिंट बोलते हैं वो है और इवन प्राचीन भारत में, इवन इन सुलभ सूत्र बहुत पुराने से ही है। आर्यभट्ट आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जितना बड़ा मैंने जो रिसर्च किया है मैथ्स में या फिर एस्ट्रोनॉमी में, वो रिसर्च के लिए जानने के लिए भी ना हम लोग को बहुत हायर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा या फिर साइंस और एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पड़ेगा, तब हम लोग समझ पाएंगे। जीरो था, इस वजह से वो इतना आगे बढ़ पाए। मैंने नीना जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था जब, तो एक चीज ये आया था कि एक कठिन सवाल था जो 1949 में ऑस्कर जारिस्की ने प्रस्तुत किया था, उसको सॉल्व किया है। ये कैसे मुमकिन हो पाया आपसे? ये तो बस भगवान की दया है, पर ऐसे हम लोग रिसर्च में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, हम लोग को पता रहती है, कोशिश करते रहते हैं, तो कुछ हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। पर एक बात है कि मैथ्स में एक इंटरेस्ट है, मतलब जैसे मैंने बताया कि ये एक तरीके का म्यूजिक है या फिर एक आर्ट बता सकते हैं जो मतलब आपको सोने नहीं देगा। आपके प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि आपको वो सोने नहीं दे, तो एंड आप वो उसमें कर भी रहे हैं ना, तब आपको अच्छा ही लगता है। मैंने আপনি যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন, অনুগ্রহ করে লাইনটি ধরে থাকুন। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। चलिए, लग रहा है कि वो शायद किसी और से बात करने लगी हैं। बहरहाल अगर नीना गुप्ता जी हमारी बात सुन रही हैं तो हम जी नीना जी, हाँ बोलिए जी, आप बता रही थी, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, वो सवाल आखिर क्या था? वो सवाल था जारिस्की कैंसलेशन प्रॉब्लम। वो तो अभी मतलब जो सवाल था वो बहुत दिनों से ओपन प्रॉब्लम के हिसाब से था। हेलो हाँ जी, तो उसमें बहुत सारा रिसर्च हुआ है, मैंने 1970s 80s में, तो उसके बाद थोड़ा वो नहीं सुलझ रहा था, तो मैंने उसमें एक डायरेक्शन एटलीस्ट इन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक उसका हल दिया है, और कैरेक्टरिस्टिक जीरो वो अभी भी एक अनसुलझी हुई पहेली है जिसको अभी सुलझाना बाकी है जी। अच्छा, तो देखते हैं क्या होता है। नीना गुप्ता जी, आपको ढेर सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जब आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाले की जब सूचना मिली तो पहला रिएक्शन क्या था, पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? पहली प्रतिक्रिया तो मैं बताऊं कि ये मेरे को 6 तारीख को कॉल आया और था ये 8 तारीख को फंक्शन कि आप कल दिल्ली आ जाइए जी, आपको ये पुरस्कार मिलने वाला है। तो पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि मेरे साथ कुछ मजाक हो रहा है। अच्छा, ओके। कि ये कैसे मुमकिन है कि एक दिन पहले ही मैंने अगले दिन दिल्ली आ जाओ, तो ऐसे मेरे को डाउट सा हुआ। फिर मैंने बोला पहले आप ऑफिशियल लेटर भेजिए, तो बोले आपका ईमेल एड्रेस में हम भेज देंगे, अभी तक सेक्रेटरी का साइन नहीं हुआ है। अच्छा, ओके। तो हाँ, तो फिर मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे को मिल जाए। मैंने अपने हस्बैंड को जब ये बताया, वो बोला कि प्रैंक हो सकता है, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल लेटर, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट भी हम लोग को पहले बोल दिया था, अनाउंसमेंट कहीं मत करना। जब उन्होंने बोला ना अनाउंसमेंट कहीं मत करना, तब मेरे को ऐसे लगा हाँ शायद हो सकता है मिला है, अदरवाइज दे वोंट से कि अनाउंसमेंट मत करना। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मैंने पहली बार गवर्नमेंट की तरफ से एक रिकॉग्निशन मिला है मेरे को काम का। इससे पहले भी मेरे को तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फेलोशिप और पुरस्कार ऐसे मिला हुआ है, पर एक अलग ही एक रिकॉग्निशन है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा है। और इससे मेरे को उन लोग को मैंने गवर्नमेंट एटलीस्ट इज सेइंग दैट आपने जो नारी के उत्थान के लिए जो काम किया है, नारी को जो मैथ से जोड़ने के लिए जो काम किया है, so the only thing which I have done is that I have probably doing good research and doing mathematics, but probably it has inspired many women and at least it has break the bias that okay, women can do mathematics. तो उस आधार पे उन्होंने शायद मुझे ये पुरस्कृत किया है, तो मुझे बहुत खुश हुआ। और एक साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी सा भी महसूस होता है कि हाँ मुझे अब कुछ करना पड़ेगा, और आई कैन नॉट रिमेन अ मीडियोकर, आई शुड, अब मुझे बहुत आगे ही बढ़ना है। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ लुकिंग बैक। जी, चलिए, हमारी दुआएं हैं और शुभकामनाएं हैं कि आप यूं ही कुछ नया करते रहें और इस फील्ड में अपना और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।
आकाशवाणी FM रेनबो। जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना, भूल न जाना दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। भूल न जाना दूर न जाना ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। तू ही आरज़ू है, तू ही जुस्तजू, तू है जुनून। एक दूसरे की फीलिंग्स को समझकर ही हम अपने आशियाने में मोहब्बत के फूल खिला सकते हैं। इसीलिए पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए और बिना शक किए उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। बहरहाल अब वक्त हो रहा है आशियाना प्रोग्राम का पहला सेगमेंट समाप्त करने का, मतलब आशियाना प्रोग्राम समाप्त करने का। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारा म्यूजिकली सफर आपके साथ जारी रहेगा दिल विच दिल्ली और रेडियो डॉक्टर के माध्यम से 4 बजे तक। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। जुल्फों का बादल बन जाता है, किसी के तीरों का घायल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है, पागल बन जाता है। जो प्यार करता है पागल बन जाता है। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली NCR विद SR। What
आज मेरी गली में कल किसी और की, दिल पे मेरे गोली मारी मारी उन्हें। आज मेरी गली में कल किसी और की, दिल पे मेरे गोली मारी मारी उन्हें। दौड़ दी लल्ला नहीं रहा पैसे आदि पीरा, लल्ला नहीं रहा पैसे आदि पीरा। हो आशिक पुराने नु कर गई खफा, सारे बोलो बेवफा, उच्ची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। सारे बोलो बेवफा, जोर से बोलो बेवफा, मैंने सुना बेवफा। सारे बोलो जी हाँ, जोर से बोलो बेवफा, सारे बोलो बेवफा। दोस्तों, अब अगर कोई पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर ये चिल्लाए कि जोर से बोलो बेवफा, सारे बोलो बेवफा, तो ज्यादातर बड़े शहरों में लोग आपको देखेंगे और हैरानी वाली मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन दिल्ली वाले, जी हाँ दिल्ली वाले, क्योंकि बड़े दिल वाले होते हैं, इसीलिए वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते। वो क्या करेंगे आपको पता है? मैं बताता हूँ आपको अपने दिल्ली वाले दोस्त के जज्बात। अगर कोई पब्लिक प्लेस में जोर से बोलेगा बेवफा, सारे बोलो बेवफा चिल्ला रहा है, तो मेरा ये दिल्ली वाला दोस्त भी उसके साथ खड़ा हो जाएगा, फिर मुस्कुराएगा, फिर अगल बगल वालों से पूछेगा कि भैया क्या हुआ, किसने इसका दिल तोड़ दिया। फिर उसके दर्द को अपना दर्द समझकर, जी हाँ, उसके दर्द को अपना दर्द समझकर उसके साथ ये भी चिल्लाने लगेगा। सारे बोलो बेवफा, उच्ची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा। सारे बोलो बेवफा, जोर से बोलो बेवफा, मैंने सुना बेवफा। सारे बोलो दूसरों का साथ देकर मेरे दिल्ली वाले दोस्त को सुकून बहुत मिलता है। दूसरों का दुख अपना सा फील करता है वो, इसीलिए बेशक उसके खुद की बीवी रोज उसे ताने मारती है कि उसके मतलब नौकरी कर ले, बेरोजगारी होने पर उसको ताने मारती है, लेकिन बंदा बड़ा दिलवाला है मेरा दोस्त। अपनी समस्या को भूलकर दोस्तों दूसरों के दर्द को हल्का करने में लगा रहता है और कभी मौका नहीं छोड़ता। और हाँ, न सिर्फ दूसरों के दर्द को हल्का करता है, बल्कि टूटे हुए, परेशान और निराश व्यक्ति के दिल में जगह देता है एक नई उमंग अपनी बातों से, एक नया जोश भर देता है अपनी बातों से। और फिर वही उदास और निराश हो चुका इंसान जो कह रहा था सारे बोलो बेवफा, दोस्त की बातों से ऐसा जोश में आ जाता है कि बिना देरी किए अपनी फुल एनर्जी के साथ पूरे मोहल्ले के सामने ये ऐलान भी करने लगता है। हम तो खानदानी रही है ना। अब दोस्तों ये दुल्हनियां पाते हैं या इनके मंसूबे कितने कामयाब होते हैं इसका खुलासा नहीं होता, क्योंकि जोश भरने के बाद मेरा दोस्त है ना अपने घर की ओर चला जाता है और ये वहीं पर रह जाते हैं। खैर ऐसे फिल्मी अंदाज सिर्फ बड़े पर्दे पर ही अच्छे लगते हैं, है ना। अब गोविंदा और करीना की लव स्टोरी में अपनी लव स्टोरी देखना वैसे तो हर प्रेमी की आदत होती है, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इससे पहले कि आप गोविंदा बने और आपकी मोहब्बत परवान चढ़े, परिवार वाले बुला लेते हैं पुलिस से। जी हाँ, और दिल्ली की मुस्तैद पुलिस के आते ही पुलिस समझाती है बंदे को और इशारों ही इशारों में उससे कहती है, ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ। ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।
जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं, बड़ी मार खाएगा कोई बात नहीं, क्या याद करेगा जा, तुझे छोड़ दिया पहली बार माफ किया, नहीं बाबा नहीं, अरे जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, बोलता हूँ भाग जा, नहीं बाबा नहीं, सीधा जेल जाएगा कोई बात नहीं। अब दोस्तों कुछ तो इस इशारे को समझते ही अपनी किस्मत का खेल समझकर वहां से हो जाते हैं रफू चक्कर, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझदारी का परिचय देते हुए थोड़ा सा इंतजार करते हैं, फिल्मी स्टाइल में मौका मिलते ही फिर दोहरा देते हैं गोविंदा और करीना की लव स्टोरी उसी अंदाज में। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर 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 से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर 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 से। मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मैं संग तेरे भाग चली मेरे घर से, मेरे बाप के डर 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 से, जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, जाऊंगी दूर लेके तुझे सबकी नजर से, मेरे बाप के डर 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 से। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली है दिल वालों की, जो दिलों को चुराने में है नंबर 1। अभी अभी लिखा है, गौर से सुनिएगा, दिल्ली है दिल वालों की, जो दिलों को चुराने में है नंबर 1, सबका अपना वाव है, इसीलिए सबको अपना बनाने में है नंबर 1। जी हाँ, और इसीलिए हम लेकर आते हैं हर रोज दिल विच दिल्ली। और आज हम इस प्रोग्राम में हर शनिवार, जैसा कि आपको पता है, कि हम बात करते हैं एक फिल्म की और उस फिल्म की लोकेशंस के बारे में जो दिल्ली में शूट की गई। और आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे उसे बताने से पहले हम आपको सुनाते हैं उसी फिल्म का एक प्यारा सा मधुर गीत। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। Gapuchi gapuchi gum gum, kushi ki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म, ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म। Gapuchi gapuchi gum gum, kushi ki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों अभी जो गीत सुनाया आपको, वो गीत 1978 में सबकी जुबां पर हुआ करता था। जी हाँ, सबकी जुबां पर कोई ना कोई जिसे देखिए वो गुनगुनाता था। वैसे आज भी जब सुनो इस गीत को तो गुनगुनाने का मन करता है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये गीत था फिल्म त्रिशूल से, जिसे डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। और इस फिल्म में थे शशि कपूर, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, पूनम ढिल्लो, हेमा मालिनी, राखी और प्रेम चोपड़ा। ये फिल्म बॉलीवुड के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। 1978 में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। इस फिल्म ने कुल कमाई की थी तकरीबन 22 करोड़ रुपए उस जमाने में, यानी 1978 में, जबकि इस फिल्म को बनाने में खर्च हुए थे मात्र 88 लाख रुपए। दोस्तों आज हम इस त्रिशूल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म को दिल्ली शहर में कहां-कहां फिल्माया गया। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देते हैं इस फिल्म की कहानी।
कहानी। राजकुमार गुप्ता यानी संजीव कुमार कई करोड़ की मालकिन कामिनी यानी गीता सिद्धार्थ से शादी करने के लिए अपने पहले प्यार मतलब शांति वहीदा रहमान को छोड़ देते हैं। कामिनी सेठ दीनदयाल की बेटी है। शांति उसके विवाह की सफलता की कामना के साथ इस समाचार के साथ आती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और दूर जा रही है। वो एक लड़के को जन्म देती है और उसका नाम विजय रखती है। विजय यानी अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन अपनी मां के मरने के बाद बदला लेने के लिए दिल्ली आ जाता है। जी हां, दिल्ली शहर आ जाता है। शेखर यानी शशि कपूर और कुसुम यानी पूनम ढिल्लो विजय के सौतेले भाई बहन है। लेकिन विजय के गुस्से का वो भी शिकार हो जाते हैं। विजय की मुलाकात गीता यानी राखी से होती है और जो राजकुमार गुप्ता की कंपनी में सचिव है, और शीतल हेमा मालिनी से होती है जो कंपनी में मालिक की बेटी भी है। जब गीता को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो विजय उसे अपने पास काम पर रखता है। वो शेखर और शीतल के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करता है। विजय सभी अच्छे सौदे भी करता है जिसके परिणाम स्वरूप राज को नुकसान होता है। यहां तक कि वो कुसुम को अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध रवि यानी सचिन से शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे शेखर नाराज हो जाता है। वो विजय के साथ लड़ाई करता है, लेकिन गीता आती है और सच बताती है तो शेखर और कुसुम राज को छोड़ देते हैं। राजकुमार गुप्ता यानी संजीव कुमार गुस्से में बलवंत यानी प्रेम चोपड़ा को विजय को मारने के लिए कहता है। बाद में विजय आता है और उसे बताता है कि वो राज का बेटा है और चला जाता है। राज बलवंत को रोकने की फिर कोशिश करता है, लेकिन उसने विजय को पाने के लिए पहले ही सचिन का अपहरण कर लिया होता है। विजय, शेखर और राज की सहायता से रवि को बचा लिया जाता है। बलवंत की बंदूक का निशाना विजय होता है, लेकिन राज बीच में आ जाता है और इस तरह राज को बलवंत द्वारा गोली मार दी जाती है। मरने से पहले राज माफी मांगता है, विजय उसे माफ कर देता है और परिवार एक साथ एकजुट हो जाता है। इसके अलावा विजय अपनी कंपनी का नाम फिर शांति कंस्ट्रक्शन से शांति राज कंस्ट्रक्शंस में बदल देता है। ये तो थी कहानी, और कहानी सुनकर ये तो एहसास हो जाता है कि फिल्म त्रिशूल की शूटिंग ज्यादातर दिल्ली शहर में हुई होगी, और कहां पर हुई ये बताने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं 40 सालों से फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको, मेरे आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, एफएम रेनबो दिल विच दिल्ली के सभी श्रोताओं का नमस्कार। काफी पुरानी फिल्म की आज हम बात कर रहे हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, जो अमिताभ बच्चन के करियर की शुरुआती सुपर हिट फिल्मों में से एक थी, और जिससे डायरेक्टर यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, इन लोगों की कैसी सर जोड़ी बनी कि जैसे एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में थी। बिल्कुल सही कहा। वैसे इससे पहले कि हम लोकेशंस की बात करें, एक बात सच बताइएगा सर, आपने जब ये फिल्म रिलीज हुई थी त्रिशूल 1978 में, तो ये गीत आप गुनगुनाते थे कि नहीं गुनगुनाते थे? जरूर। मैंने फिल्म को जब देखा था तो मुझे काफी मुश्किल से टिकट मिली थी, क्योंकि उस जमाने में मनोरंजन का साधन नहीं आता। फिर दूरदर्शन होता था जहां पर आप कभी कभी फिल्मों में टुकड़ों से देखते थे, रिकॉर्ड के खेद है, या थिएटर में देखने के लिए घंटों बुकिंग में खड़ा कर करते थे। मुझे भी इस फिल्म की टिकट बड़ी मशक्कत के बाद ही मिली थी, और मुझे याद है फिल्म देखने के बाद हम जब बाहर आए थे तो शब्द मुंह से निकले थे, यार मजा आ गया। अच्छा वैसे सुपर डुपर हिट फिल्म रही अपने जमाने की है। बिल्कुल जी। और उसके बाद मैंने पूरी इसकी बात करी इन लोगों से जो फिल्म से जुड़े रहे जब हम इस इंडस्ट्री में आए, तो फिल्म की कहानी की डिमांड थी सर कि इसको दिल्ली में कुछ जगह लोकेट किया, शूट किया जाए लोकेशन पे। तो उसीलिए यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, ये सारी स्टार कास्ट जो है कई दिन तक दिल्ली में रही। और आपने आईटीओ के पास एक एरिया देखा होगा, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग बोलते हैं, जहाँ पर आपका स्कूल और काफी पार्टियों के पॉलिटिक्स पार्टियों का दफ्तर है सर। वहाँ पर एक अनुवर्त भवन के साथ की जो बिल्डिंग थी, वहाँ पर संजीव कुमार का ऑफिस बनाया गया सर। अच्छा, ओके। हाँ, वहाँ पर संजीव कुमार का ऑफिस बना, जहाँ जाकर के विजय उससे यानी अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरी जेब में तो इस समय 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं तेरे से इतने लाख का सौदा कर रहा हूँ। ये डायलॉग था जो फिल्म का सुपर हिट डायलॉग था ये ना। ये सीन वहीं पर शूट किया गया, और ये सीन सिर्फ एक ही दिन में शूट हुआ उस बिल्डिंग के अंदर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में। इसलिए रशिया की जो वहाँ के लोगों को मालूम था, और वहाँ लोग शूटिंग देखने जाया करते थे कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार से दोनों सुपरस्टार। और इस फिल्म की जो शूटिंग थी उस बिल्डिंग के दूसरे माला पर एक दफ्तर था, एक बिल्डिंग वाला ऑफिस वालों का, उनका उन्होंने किराए पर दिया था। वहां पर पूरी शूटिंग हुई। उसके बाद इस फिल्म का एक सीन था सर, जहां अमिताभ बच्चन उस प्लॉट को खाली कराने जाता है जो उसने संजीव कुमार से बिल्कुल कोड़ियों के भाव पर लिया है। अच्छा। वो अगर आपको सीन याद हो तो एक बिल्कुल झुग्गी टाइप का होता है, जहां पर मवाली दादा टाइप लोग बैठे होते हैं, ऊपर टीन टप्पर लगा होता है सिर्फ। वो आपको ताज्जुब होगा, उस वक्त जो सीन था वो मॉडल टाउन में शूट हुआ। अच्छा। मॉडल टाउन में चूंकि चारों तरफ जगह खाली होती थी, आजादपुर से आगे मॉडल टाउन थर्ड से बीच में एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, वहां पर इन लोगों ने टेम्परेरी वो टप्पर सा डाला, और जहां अमिताभ बच्चन जो है बकायदा एक
साथ में एम्बुलेंस लेकर आके आ गया था। वो कहता है तो खाली कर दो वरना मैं तुमको सबको इतना मारूंगा, सब एम्बुलेंस में जाओगे। अच्छा। वो शूटिंग देखने के लिए आजादपुर और आसपास के लोग बहुत जाया करते थे, क्योंकि एक तो एक्शन सीन था सर, और दूसरा फिर अमिताभ बच्चन मौजूद थे सेंट के ऊपर जी। तो वहां पर जो सीन ये पूरा इन्होंने एक ही दिन में अर्ली इन द मॉर्निंग बताते हैं फिल्म को शूट किया गया बहुत जल्दी। जब मुझे फिल्म के जो इसको रिलीज करने वाले थे, यशराज का अपना दफ्तर हुआ करता था चांदनी चौक में, जिनकी फिल्में रिलीज करते थे मैग्नम फिल्म के बैनर पर, तो उनसे बात होती थी, वो बताया करते थे कि यार हमने भी फिल्म की शूटिंग देखी उन लोगों ने। ओके। तो दूसरा एक फिल्म में गाना था, उस गाने को शूट करने के लिए इन्होंने सब्बरवाल फार्म हाउस हुआ करता था छतरपुर के पास सर। अच्छा। तो छतरपुर में इन्होंने बकायदा उस लोकेशन को ढूंढा, वहां पर जो एक अच्छी ग्रीनरी थी, बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो वहां पर उन्होंने संजीव कुमार के एक ऑफिस नहीं, उसका मकान उन्होंने बंगला वहां पर दिखाया सर। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिल्म की शूटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में शूट हुआ सर। जी। वैसे अमिताभ बच्चन ने भी अभी मेंशन किया था अपने एक बातचीत में, क्योंकि ये त्रिशूल फिल्म का ये जो ओबरॉय इंटर कॉन्टिनेंटल होटल है, उसकी पार्किंग में काफी सीन फिल्माए गए हैं। हाँ सर, उस फिल्म की पार्किंग में इन लोगों ने एक्शन सीन्स काफी थे फिल्म के। आपने देखा होगा जब ये आपने स्टोरी के अंदर बताया है, गोली वाले सीन जो थे, एक्शन सीन थे, ये ज्यादातर इन्होंने सीन जो है पार्किंग एरिया में लिए, जो कि ऐसे सीन्स के लिए बेसमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सीन वहां पर शूट किए गए। और जो एक्शन सीन था आपको मैंने बताया मॉडल टाउन के अंदर कॉलोनी में हुआ, मॉडल टाउन आजादपुर के बीच में। और जो संजीव कुमार जी का ऑफिस था जहां पर 2-3 शॉट थे, राखी का भी वहां पर शॉट था एक, तो वो सीन जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में अनुभूत भवन बना हुआ है, अनुभूत भवन के साथ की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी प्राइवेट सिटी की बिल्डिंग थी। वही बिल्डिंग को उन्होंने किसी माध्यम से लिया था, और उसी बिल्डिंग में पूरी यूनिट पूरी सुबह पहुंच जाया करती थी शूटिंग के लिए, क्योंकि सुपर स्टार थे, शशि कपूर वहां था, रानी राखी वहां थी, और अमिताभ बच्चन जी थे जी, और हेमा मालिनी भी। हाँ जी, हेमा मालिनी का शायद वहां पर शूट नहीं था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग बताते हैं कि राखी आया करती थी शॉट में। अच्छा, ओके। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन को बहुत था, क्योंकि वो दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली का उनका मकान था, दिल्ली से प्यार था, दिल्ली से जुड़ गए हैं। आज भी आपको याद होगा उनकी दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी है ये बात, और उन्होंने भी सोपान को सेल कर दिया है जी, अभी सेल किया जी। हाँ, उसकी भी। तो ये फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन ने दिल्ली में काफी समय गुजारा, अपने फ्रेंड से मिले, अपने दोस्त सर्कल में मिले, और मेन चीज थी उनको ये अच्छा लगता था कि वो दिल्ली में शूट कर रहे हैं। और आईटी वाले एरिया में तो बताते हैं कि वो उसमें आने के बाद काफी जो जर्नलिस्ट पहुंचा करते थे उस जमाने के, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन लोगों को शूटिंग के बीच में टाइम निकाल के बात भी करते थे। तो चलिए, ऐसा माहौल जी। 1978 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में आपने बताया कहाँ का फिल्माया गया है, तो ये तो जमाने का बॉक्स ऑफिस का था। आज अगर हम बॉक्स ऑफिस की बात करें तो दिल्ली वाले कौन सी फिल्म देख सकते हैं? सर बिल्कुल, इसी हफ्ते बहुत बड़ी पिक्चर लगी है, राजा मौली का तो आप नाम बाहुबली से जाने के हैं सर, अपने आप में डायरेक्टर है, ऐसे जो स्टार डायरेक्टर है, सुपर स्टार डायरेक्टर है, उनकी फिल्म रिलीज हुई है जो हिंदी में डब होकर के दिल्ली के या नॉर्थ इंडिया में लगी है, या पूरे भारत में लगी है हिंदी में। बेसिकली ये तमिल, तेलुगु, मलयालम पिक्चर है, लेकिन हिंदी में डब किया गया। RRR जूनियर NTR इस फिल्म के मेन कलाकार है, आलिया भट्ट भी है फिल्म में सर। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने प्रमोशन किया, मजे की बात देखिए। इसकी कोई खास वजह? चलो, वो चर्चा है, इस तरह की खबरें हैं मार्केट में। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अपना राजन कुमार कोहली जी की, आमिर खान हीरो थे फिल्म में पीके, तो फिल्म के लास्ट सीन में बिल्कुल रणवीर कपूर आया करते हैं सर जी, पीके फिल्म में। वो जो आपकी फिल्म अंतरिक्ष वाली बनी थी, और अगली फिल्म में आपको रणवीर कपूर फिल्म में हीरो बने नजर आए थे। ओके, तो मतलब ये सिग्नल दिया जाता है कि आने वाली फिल्म में आमिर खान एक डेफिनेटली ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको आमिर खान नजर आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने ढेर सारी जानकारी दी फिल्म त्रिशूल के बारे में, और शुक्रिया जी आपको, मेरे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के आज का सर बहुत बहुत नमस्कार। तो दोस्तों, आप सुनते रहिए दिल विच दिल्ली, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और अभी एक प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आज की रात क्या सुहानी है, रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं, धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदी मधुर फैला है, दावते इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम
और दोस्तों, अब वक्त हो रहा है दिल विच दिल्ली प्रोग्राम को समाप्त करने का, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि 3 बजे से हम लेकर आ रहे हैं रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज हम बात करेंगे मिर्गी के रोग के बारे में। और इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन पर होंगी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, जो कि हेड एंड प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स में। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। पहली नजर में जान लिया है मेरा महबूब तू ही, मैंने तुझे पहचान लिया। मैंने तुझको देखा तो पहली नजर में जान लिया है मेरा महबूब तू ही, मैंने तुझे पहचान लिया। ख्वाबों और ख्यालों की गलियों में जिसको ढूंढा बना तू मेरा। हाँ, बनी तू मेरी, बनी मैं तेरी महबूबा, बनी मैं तेरी महबूबा, बनी मैं तेरी महबूबा। हाँ, शहरों में से शहर सुना भाई, शहर सुना था दिल्ली। दिल्ली शहर में चांदनी नाम की लड़की मुझसे मिली। उसकी झील से आंखों में है दिल मेरा डूबा। बनी वो मेरी, हाँ यही वो मेरी, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा, तू है वो मेरी महबूबा। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, FM रेनबो पर अब शुरू होगा रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, कई बार हमने राह चलते ये देखा है या अचानक हम देखते हैं या सुनते हैं, कई लोगों ने हमें बताया भी कि अचानक कोई व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको मिर्गी आई हुई है, जल्दी से जूता सुंघाओ, मोजा सुंघाओ वगैरह वगैरह। आखिर ये मिर्गी का रोग है क्या और इसके लक्षण और बचाव क्या है, ये सब जानने के लिए आप सुनते रहिए FM रेनबो पर रेडियो डॉक्टर, जो चलेगा 4 बजे तक। और हाँ, अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल है तो आप अपने सवाल आज हमें भेजिए मैसेज के जरिए। जी हाँ, मैसेज के जरिए पहले टाइप करिए रेन RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा जो है वो है 9868107070। जी हाँ, 9868107070। तो बिना देरी किए भेजिए सवाल और आपके भेजे गए हुए उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन पर जुड़ेंगी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। लेकिन इस गीत के बाद तो आप गीत का भी आनंद लीजिए और जल्दी से सवाल भेजिए, क्योंकि सवालों की बौछार जल्दी जल्दी से होनी चाहिए, क्योंकि यह है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। आकाशवाणी FM रेनबो। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जाने करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। हेलो हेलो डॉक्टर पद्मा, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट, ऑनर। कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो बड़े जोश में हूँ आज का ये प्रोग्राम करने के लिए क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कुछ लोगों को इस दौरान की मिर्गी आते हुए कि दौरे पड़ते हुए, तो बहुत सी लोगों की बातें होती हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि मिर्गी कहते किसे हैं? मिर्गी या जो एपिलेप्सी जो कहते हैं वो दौरे की शिकायत है। दौरे की शब्द तो आपने सुना होगा, जो आम दौरा होता है, जो सडनली जो मरीज बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, जीभ कट जाता है, झाग आता है, पेशाब निकल जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी जो जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। हालांकि जो अगर ये दौरे 2 से ज्यादा आते हैं और बिना कारण आते हैं तो 2 or more सीजर्स और 2 or more अनप्रोवोक्ड सीजर्स को हम एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी कहते हैं। दैट मीन्स अगर जिंदगी में एक दौरा आया तो उसको हम मिर्गी नहीं बोलते। अच्छा, ओके। हाँ, तो अगर एक से ज्यादा आया और बिना कारण आ रहा है, अनप्रोवोक्ड सीजर्स जो कहते हैं, वो दैट मीन्स उसकी संभावना है कि बार बार आएंगे। और कुछ वजह भी है, जैसे किसी को कोई चोट की प्रॉब्लम है, कोई क्लॉट हुआ, कोई ट्यूमर हुआ, कोई कुछ और प्रॉब्लम है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो जिनको बार बार आने की संभावना हो तो उनको हम मिर्गी बोलते हैं। मतलब मिर्गी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिससे दिमाग के सामान्य कार्य में अचानक असंतुलन आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस जो है, जो नॉर्मल बैलेंस में रहनी है, वो एकदम से एक सर्किट उसकी ब्रेक हो जाती है और उसके कारण जो हमारे जो मस्तिष्क के वजह से बॉडी में असर पड़ जाता है, अचानक होता है और कई रूप से ये मिर्गी आ सकती है। हालांकि ये कुछ समय तक ही होती है, 2-3 मिनट्स, और उसके बाद वो जो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद होश आती है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। परंतु कुछ ऐसे भी मिर्गी है जिसमें बेहोश नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं इसकी जो कॉम्प्लेक्स है, वैरायटी से कई होते हैं। तो मतलब एक आदमी को कैसे पता चलेगा डॉक्टर पद्मा कि उसको या सामने वाले को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं? तो एक तो जो है आम वाले जो मैंने आपको बताया कि एकदम से बेहोश हो गया, हाथ पैर अकड़ गए और हाथ पैर संतुलन हो जाए, मतलब जोर जोर से मार रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ गई और जीभ कट गया, झाग आ रहा है और पेशाब वगैरह निकल गया, तो ये बहुत ये आसानी से पहचान सकते हैं। और ये बस 2-3 मिनट रहेगा, उसके बाद बेहोश रहेगा और उसके बाद होश आने के बाद भी थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, उल्टियां हो सकता है, सिर दर्द होता है, बदन में दर्द होता है। तो ये जनरलाइज सीजर है। दूसरा है ये जो भी आया अचानक, तो एक तो पार्शियल सीजर्स होते हैं, मोटर के मतलब एक हाथ पैर अचानक चलती रहेगी। दूसरा है जर्क जैसा आता है, कुछ चीज हाथ में है वो गिर जाता है, वो माइक्लोनिक जर्क्स होते हैं। अचानक एक झिनझिनी आ जाएगा हाथ या पैर में, वो सेंसरी सीजर्स कहते हैं। कुछ अजीब तरह से विजुअल, मतलब कुछ स्पॉट्स दिखाई देगा, उसको विजुअल सीजर्स कहते हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल, मतलब इसमें कुछ बोलते हैं या लगता है कि कुछ च्यूइंग मूवमेंट्स या ऑटोमेटिज्म, या एक ही शब्द को बार बार कहेगा, एक ही तरफ देखता रहेगा, कुछ आप कहे तो उसको वो समझ नहीं पाएगा, ये जवाब नहीं देगा और उसकी रिकलेक्शन उसको होता भी नहीं है कि मैंने ऐसे किया है। वो लैक ऑफ अवेयरनेस, वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल कहते हैं। पर ये चीज है कि ये जो जनरलाइज, मतलब जो गिर गया, बेहोश हो गया, वो तो पहचान में आ जाएगा। पर बाकी जो है, ये बार बार कुछ तरह के ये मूवमेंट की प्रॉब्लम हो, वो जो तो 2-3 मिनट रहा उसके बाद ठीक हो गया, बार बार आ रहा है, या क्लासरूम में या कहीं पे भी बच्चे अटेंशन नहीं हो रहा, टीचर कहते हैं कि इसकी अटेंशन है नहीं, बीच बीच में कंसंट्रेशन घूम जाते हैं, हो सकते हैं दौरे हो। तो एक सस्पिशन तो होनी चाहिए कि अगर कोई भी अबनॉर्मल चीजें अचानक बार बार हो रहा है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये हो रही है। एक मैसेज आया है डॉक्टर पद्मा कांता का, विकासपुरी नई दिल्ली से। कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, इलाज करवाया मगर ज्यादा फायदा नहीं हुआ। राइट, तो अगर दूसरी चीज जानकारी में होनी चाहिए कि मिर्गी के कारण भी बहुत होते हैं और ये
जो एज के अनुसार, जैसे बच्चों में कुछ कारण होते हैं, बड़ों में कुछ कारण होते हैं, बुजुर्गों में कुछ और कारण होते हैं, और कारणों के साथ साथ उसकी इलाज भी होता है। आमतौर के एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या मिर्गी की दवाएं होते हैं। दूसरा है कारण जो है उसका भी इलाज करना है, और सही दौरे के सही जो दवा है वो इस्तेमाल करना जरूरी है। हालांकि अगर आप देखें तो मिर्गी की दवाएं 15 किस्म से ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मिर्गी की कारण, मिर्गी की टाइप एक है और हम दवाई कुछ और दे रहे तो वो पकड़ में नहीं आएगा। तो इनका जो केस क्या है, क्या कारण है, क्या टाइप है, क्या दवाई दे रहे, कितने मात्रा में दे रहे, ये जानकारी होना जरूरी है बिफोर वी कमेंट फर्दर। द सेकंड थिंग इज, एक और मैं चीज करना चाहती हूँ कि दौरे की जो दवाई जो है उसकी कंप्लायंस, मतलब दवाई अगर हम लिखे कि ये 300 मिलीग्राम 3 टाइम लेनी है, वो लेना है। कई बार क्या होता है कि आप एक बार एक दवाई भूल गया, कभी कभार रात भर जगे रहे, कुछ ऐसी चीजें करने से भी कंट्रोल पे नहीं आता। तो कंप्लायंस की इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम कहते हैं परहेज। तो मिर्गी की जो मैनेजमेंट में ये ऐसा नहीं है कि अगर दौरा है तो एक दवाई खा लो और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालांकि अगर देखें तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, खाली 20-25% में एक से ज्यादा दवाई देना, लंबा देना और समटाइम्स ऑपरेशन तक बात आ जाती है, उसको कहते हैं हम इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी। अच्छा डॉक्टर पद्मा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी को इस तरह के दौरे पड़ते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं और सब अपना अपना नुस्खा बताने लगते हैं कि जूता सूंघाओ, मोजे सूंघाओ या चम्मच मुंह में डालो। ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर, बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। एक्चुअली ये हम आई थिंक जिसका जितना मुझे याद है हम 20 साल से ये कहते जा रहे हैं सर, फिर भी लोग को ये मिथ एंड मिसकंसेप्शन के बारे में पता नहीं क्या होता है कि लोग समझते नहीं। एक है कि जिसको भी दौरे पड़ रहा है, आप अगर वहाँ साथ में है तो एक तरफ उनको लिटाना होगा। आसपास में जैसे कोई भी चीज हो जिससे उसको नुकसान होता है, क्योंकि हाथ पैर तो ये मारते रहते हैं ना, उनको तो होश नहीं है। तो आसपास में कुछ ऐसी चीज है, पत्थर है, उन्हें मारने से उनको चोट लगेगा, तो वहां से वो हटा दे, थोड़ा सा कपड़े ढीले कर दे। अगर मुंह बंद है तो कभी भी वो मुंह बहुत फोर्सफुली ओपन करके अंदर कुछ भी नहीं डालना, उससे नुकसान होगा। एंड बाकी चीजें जो है जैसे जूते सुखाना है, ये सूना है, ऑल दोस थिंग्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज नॉनसेंस, उससे कुछ नहीं होगा। पर मैं ये आपसे कह रही हूँ, पिछले हफ्ते मेरे पास कुछ एजुकेटेड फैमिली भी आई थी, उन्होंने यही कहा कि ये एक हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जल्द से जल्द मैंने शू भी उनको आई मेड हिम स्मेल द शू एंड वो ठीक हो गया। मैं हैरान हो गई, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। तो इट इज ट्रू कि एटलीस्ट आपके माध्यम से ये बार बार होना चाहिए कि ये चीज ना करे। यू शुड प्रोटेक्ट द पेशेंट और वो 2-3 मिनट में वो ठीक हो जाएगा। तो एक तरफ लिटाना इसीलिए क्योंकि वो नहीं तो वो जो जीभ अंदर चला जाएगा वो ही विल चोक टू डेथ। तो ये नहीं होना चाहिए और फोर्सफुली कुछ भी मुंह में नहीं डालना। मुंह के अंदर अगर बेहोशी हालात में अंदर पानी वानी बिल्कुल नहीं देना, एक तरफ उनको करके प्रोटेक्ट है और कपड़े वगैरह थोड़ा लूज करके उनको एयर वगैरह आना है एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इंजुरी। एक मैसेज आया है दिल्ली से रोहन का, लिखते हैं कि मैंने सुना है कि जिसके दिमाग में ट्यूमर होता है उसको मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्या ये सच है? हाँ, तो ये तो सच है, पर ट्यूमर और मिर्गी की प्रॉब्लम एक हिस्सा है। आपको वैसे अगर हम एमआरआई करें, हो सकता है एमआरआई टोटली नॉर्मल हो, फिर भी मिर्गी हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सीटी एमआरआई में एवरी टाइम कोई दौरा हुआ तो उसमें कुछ आए। तो बहुत सारे प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज होते हैं, कुछ तो खानदाने भी होते हैं, उसमें तो एमआरआई और सीटी में कुछ नहीं आएगा। पर ये क्वेश्चन सही है कि अगर किसी को ट्यूमर है तो मिर्गी हो सकता है, मिर्गी के अलावा कुछ भी बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। बट ट्यूमर इज वन ऑफ द रीजन। ये नहीं कि खाली ट्यूमर से ही मिर्गी आती है, ये नहीं देखना। यस,
स्पेशली एल्डरली में वगैरह में भी डेफिनेटली जब CT MRI करते हो सकता है ट्यूमर के वजह से भी ये मिर्गी हो सकता है। एक मैसेज हमारे पास आया है राकेश शर्मा का अशोक विहार से, कह रहे हैं क्या मिर्गी जिस व्यक्ति को हो जाती है उसको हमेशा दवाई खानी पड़ती है? अब बहुत अच्छी सवाल है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं इसको 2 पार्ट में जवाब देना चाहती हूँ। एक है जो हम कहते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, मतलब जिनमें जो मैंने कहा कि MRI में कुछ नहीं आता, CT में कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एपिलेप्सी है। एक एग्जाम्पल है जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, ये अक्सर यंग एज में आती है, 15 साल 16 साल में। ये अचानक हाथ पैर में थोड़ा सा जर्क जैसा आता है, स्पेशली अगर नींद नहीं पूरी हुई, जल्दी उठ गया, उसमें जैसे ही उठते हैं तो जर्क आती है, कुछ चीज जैसे ब्रश करने गए ब्रश छूट जाती है, तो इसको मायोक्लोनिक जर्क्स कहते हैं। इनमें जो दौरे पड़ते हैं ये बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा, बस इसमें 2 ही परहेज करना होता है कि दवाई ना छूटे, देर रात तक ना जागे। MRI CT बिल्कुल नॉर्मल, इनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी होती है, परंतु इनमें कुछ मात्रा में दवाई जिंदगी भर चलते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिएगा किसी को दिमाग में ये कीड़े की बीमारी होती है, सिस्टिक सर्कोसिस आपने सुना होगा, तो ये जो पानी के दरिए थोड़ा सा कीड़ा की प्रॉब्लम होती है, वो ब्रेन सिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, उसमें चला गया, उसके वजह से दौरे पड़ा। वो जैसे 2-2.5 साल हमने दवाई दे दिया, वो भी ठीक हो गया, दौरे नहीं पड़ा, बस 2.5 साल के बाद नेक्स्ट 6 महीने में उनको दवाई को धीरे धीरे कम करके बंद कर देते, उसके बाद दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज द वैरायटी, मतलब मिर्गी क्या वैरायटी है, क्या टाइप है, इसकी क्या वजह है, इसके ध्यान पे रखते हुए हम ड्यूरेशन इसकी डिटरमिन करते। तो इनके सवाल ये है कि ज्यादा तक ये जिंदगी भर खाने की जरूरत नहीं है, परंतु कुछ वैरायटीज है जिसमें हम लंबा देते हैं। एक मैसेज हमारे पास आ रहा है मोहम्मद सलमान खान का, वैसे आपने जवाब दे दिया है, ये जगदलपुर बस्तर बिहार से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मिर्गी में मोजा सुंघाना जरूरी है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जो मैंने कहा कि एक तरफ आपको उनको लिटा दीजिए, उनकी जो चोट वोट से बचाइए, उनको थोड़ा सा हवा वगैरह दे दीजिए, और मुंह में कुछ नहीं आपको नहीं देना है, मुंह से कुछ पानी वानी भी मत दीजिए, उनको होश में आने दीजिएगा, और ये जूते वगैरह उनको स्मेल कराने की जरूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर, आप अब फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि ढेर सारे सवाल आ रहे हैं, उनको भी हम लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपके पास मिर्गी से संबंधित कोई सवाल है तो आप अपने सवाल आज हमें भेजिए मैसेज के जरिए। पहले टाइप करिए रेन RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और भेज दीजिए संदेश 53010 पर। और हाँ, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। 9868107070 हमारा नंबर। तो बिना देरी किए भेजिए सवाल और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं। फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा।
नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है डॉक्टर पद्म श्रीवास्तव। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ढेर सारे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र हो रहा था कि क्या क्या उन्होंने दवाई ली नहीं ली, तो मिर्गी का वैसे उपचार क्या है? तो मिर्गी का उपचार से अगर किसी को एक दौरा पड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जो बड़ा दौरा पड़ा वो 2-3 मिनट में ठीक हो जाता है, उस दौरान आप उनको उठा के जब तक आप हॉस्पिटल ले आते तब तक वो ठीक ही हो जाता जी। पर अगर एक अटैक हुआ तो जरूर उनको जो डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। ये नहीं सोचना कि अभी ये तो ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक तो हो गया, है ना। दूसरी चीज है कि अगर ये हुआ तो बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर की हवा है, कोई ने कुछ जादू मंत्र कर दिया, ये कुछ और हो गया, एंड दे डोंट गो फॉर ट्रीटमेंट। ओके। एंड थर्ड इज कि ये स्टिग्मा जो है दौरे को, पता नहीं अपन हमारे सोसाइटी में अभी भी इसको एक तरह के एक नजरिया ऐसा है, एक जैसे नजर से इसको देखते हैं, लगता है कि इनको ऑस्ट्रेसाइज कर दे, लोग डरते हैं, स्टिग्मा है जी। कि किसी को अगर पता चल गया कि दौरा है तो इनकी शादी नहीं होगा, इनको कोई जॉब नहीं देंगे, जॉब से निकाल देंगे, स्कूल में दे विल नॉट ट्रीट हिम प्रॉपर्ली। तो इस काइंड ऑफ जो सोसाइटल एटीट्यूड्स के वजह से इनकी मैनेजमेंट ठीक से होता नहीं है, और जो कहते हैं हम ट्रीटमेंट गैप, मतलब मिर्गी हुआ और मिर्गी पड़ती रही और जब तक वो ट्रीटमेंट शुरुआत होती काफी साल गुजर जाते, इसीलिए छोटी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती। तो अगर एक मिर्गी की प्रॉब्लम हुआ तो तुरंत अगर हम क्या करते, एक सीटी या एमआरआई करा देते ताकि पता चले इसके कारण क्या है। एक डेफिनेटली हिस्ट्री ले लेते कि फैमिलियल है, बाकी लोगों को कुछ होता है, ये किस तरह की प्रॉब्लम है, वैरायटी क्या है, और हम दवाई उसी दिन से शुरू कर देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि कुछ वैरायटी के लिए कुछ दवाई एप्रोप्रिएट है जी। तो हम ऐसा नहीं कि 3-4 दवाई इकट्ठा शुरू करते, एक दवाई देते और इस मात्रा में देते हैं, वी कीप इनटू अकाउंट कि वो लड़की है लड़का है, मतलब यंग गर्ल्स के लिए कुछ दवाई नहीं देते जिससे साइड इफेक्ट्स कुछ और हो। तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल ऑफ दीज एप्रोप्रिएट ड्रग शुरू करके इसका जो है या जो डूस एंड डोंट्स जो मैंने परहेज जो बताया कि दवाई नहीं छूटना, देर रात तक नहीं जागना, ये बताते हैं। वी आस्क देम टू बी अंडर फॉलो अप। एंड अगर ये सीटीएमआरआई में कुछ निकला, जैसे कुछ बीमारी निकली, जैसे कुछ रेयरली कोई ट्यूमर निकला या कोई इन्फेक्शन निकला, कुछ और निकला, उसका भी इलाज पास अलॉन्ग विद इट पैरेलली शुरू कर देते। और ये करने के बाद मैं आपको ये आई विल एश्योर यू कि 80% में पूरी तरह ये कंट्रोल हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 60-70% पूरी तरह क्योर हो जाते हैं। और दवाई इनका 2-3 साल अगर कोई दौरा नहीं पड़ा, धीरे धीरे कम करके बंद कर देते हैं। पर 20-25% में ये कुछ सिंड्रोमिक होते हैं, कुछ वजह ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी तक बात आ जाती है। एंड स्पेशली जो मिर्गी ठीक से इलाज नहीं हो पाए, कई साल हो गया, ट्रीटमेंट गैप हो गया, सही दवाई मिली नहीं, सही मात्रा में नहीं मिली और ऐसे कारण है, तो उनमें बड़े बड़े जांच करना और ऑपरेशन तक की बात आ जाती है। ओके। एक मैसेज आया है फरीदाबाद से कोमल का, पूछती हैं कि मिर्गी की दवाई से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बताइए। हाँ, तो अच्छी सवाल है। तो इसमें पहले जैसे मैं कहती हूँ 40-50 साल पहले जो मिर्गी की दवाई आती थी उसमें कई साइड इफेक्ट्स होते थे, परंतु जैसे जैसे एडवांसेस आ गया और मैंने आपको बताया 15 किस्म से ज्यादा है हमारे पास वैरायटीज, अब क्यों आ रहा है, उनमें साइड इफेक्ट्स काफी कम है। परंतु ये जो चूज तो हम करते हैं, ये साइड इफेक्ट्स के मामले में देखते हुए हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक दवाई है जो अगर लड़कियों को दिए तो ये जो बाल झड़ने की स्थिति
या थोड़ा सा वेट बढ़ने की स्थिति, या थोड़ा सा मेंसेस या पीरियड्स में प्रॉब्लम आने की स्थिति होती है, तो वो दवाएं हम अवॉइड करते हैं। Okay. और कुछ दवाएं होता है हेयर ग्रोथ होती है, मुंह में बाल आ गया, कुछ मसूड़े बढ़ जाती है, तो वो देखते हुए चलते अगर वो हो रहा है तो वो चेंज कर देते हैं। कुछ दवाई से दे कुड बी सम स्लोइंग, ज्यादा नींद आ गया। कुछ दवाएं होती है जिसमें जैसे बिहेवियर की प्रॉब्लम हुआ, तो अगर ऐसा हुआ तो वो चेंज करते, कुछ और दवाई देते हैं जिसमें बिहेवियर की प्रॉब्लम कम हो, कॉम्बिनेशंस भी देते हैं। तो रैशेस बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कुछ स्किन रैश आ जाती है, अगर ऐसे रैश हुआ तो तुरंत उसको बंद कर देते। यस, ये इम्पोर्टेंट है कि साइड इफेक्ट्स होता है, पर एक चीज है, साइड इफेक्ट तभी कहते हैं जो भी दवाई है, जो भी इंटरवेंशन है जिसका इफेक्ट हो। तो कई लोग आके कहते हैं मैडम आप साइड इफेक्ट्स बताइए, तो मैं कहती हूँ हाँ मैं साइड इफेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ, पर अगर कोई बंदा आके कहता है कि इस दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मैं कहती हूँ दैट मीन्स इस दवाई का कोई इफेक्ट भी नहीं है ना जी। जब इफेक्ट हो तभी तो साइड इफेक्ट का भी बात है। जैसे आपने कैंसर की दवाई अगर पूछे, कैंसर तो सबसे बड़ा है, जानलेवा बीमारी है, और उसकी दवाई आप देखें तो काफी सारा साइड इफेक्ट है, बट उसकी इफेक्ट की तो इतना बड़ा है जी। तो इस तरह हमारे अवर थिंकिंग ऑल्सो शुड गो। कई बार कहते हैं कि हमको ऐसे दवाई दीजिए जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं हो। ऐसे नहीं होता, वी हैव टू कीप अ बैलेंस। एक मैसेज हमारे पास आया है मुस्कान का सहारनपुर से। हाँ। कह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट दौरा पड़ने से पहले फील हुआ कि जैसे मुझे मेरे हाथ हार्ड हुए, तो मुझे 15 मिनट बाद दौरा हुआ तो मैं बेहोश हो गई और मेरे मुंह से झाग आया और मेरे हाथ पैर मुड़े, तो मेरा उपचार हो रहा है और कम से कम 1 साल हो गया है मुझे मेडिसिन लेते हुए। ये क्या है? तो ये डेफिनेटली ये पार्शियल विद सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहते हैं इसको। तो इसमें जैसे जो हार्ड हो गया दैट मीन्स अ प्योर मोटर, मतलब वहां अकड़ रहा है, अकड़ने के बाद एक तरफ, उसके बाद वो जनरलाइज हो गया, वो बेहोश हो गया। दिस इज वेरी वेरी क्लासिकल। इनका जनरली CTMRI में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है रहे, वो कोई भी हो, कुछ समटाइम्स स्कारिंग जो कहते हैं ना, निशान से भी समटाइम्स इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो सकता है। Okay. पर अगर दवाई लेते हुए ये ठीक रहे और कोई दौरा नहीं आ रहा है, 1 ही साल तो हुआ ना, अभी दवाई तो चलेगा। अगर दवाई लेते हुए अभी ठीक नहीं हुआ तो आगे उनका इलाज भी कर सकते हैं। Okay. तो चिंता नहीं करना, इम्पोर्टेंट ये होगा कि ये यस दिस इज अ प्रॉब्लम, दवाई चलनी चाहिए और फॉलोअप में रहना है। जब भी डॉक्टर कहते हैं कि भैया आप 3 महीने के बाद आके दिखाओ, तो जाके दिखाना होगा। बिल्कुल। कई बार लोग क्या कहते हैं हम तो ठीक है, तो जब प्रॉब्लम हो तभी जाते हैं। तो यू शुड नॉट डू दैट, बी ऑन अ फॉलो, आई एम श्योर ही विल बी ओके। ओके, एक मैसेज हमारे पास आया है नोएडा से नीरज का, पूछ रहे हैं क्या मिर्गी जेनेटिक होती है? कह रहे हैं कि मेरी वाइफ को भी मिर्गी के दौरे आते हैं, उनका 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरी ट्विंस हैं, एक बेबी बॉय एक बेबी गर्ल, 4 साल की डॉटर है, उसको भी एक टाइम दौरा पड़ा मगर MRI में कुछ नहीं आया। राइट, तो ये एक्चुअली यही तो कह रहे हैं ना, जो जेनेटिक एपिलेप्सीज में ये जो हमने बात किया, इनमें CTMRI में कुछ आता नहीं है। ओके। हालांकि ये जो बच्चों में जो दौरा पड़ता है ना, सपोजिंग एक दौरा पड़ा जब उनको बुखार के साथ हुआ, तो उसको फिब्राइल सीजर कहते हैं। हालांकि देयर आर वेराइटीज, उसको एटिपिकल फिब्राइल सीजर भी हो सकता है, वो अलग चीज है। पर जनरली अगर बुखार के साथ एक दौरा पड़ गया तो वो मिर्गी नहीं कहते हम। ओके। पर अगर ये बार बार आता है तो एंड मदर को भी है तो टेंडेंसी हो सकता है, फिर भी घबराने की चीज नहीं है। CTMRI नॉर्मल की मतलब ये इलेक्ट्रिकल एपिलेप्सी है, ऐसी चीज नहीं है जिसका इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम हो गया, आगे और बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चिंता मत करना। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं कि जेनेटिक एपिलेप्सी है, हालांकि वो बड़ा परसेंटेज नहीं है पर है। एक मैसेज हमारे पास आया है इमलिया मानपुर महमूदाबाद सीतापुर से सितेंद्र मिश्रा का। ये कह रहे हैं मिर्गी या दौरा की शुरुआती लक्षण क्या है? तो शुरुआती लक्षण तो एक है जो पार्शियल सीजर जो हमने जिक्र किया है,
कि अगर एक हाथ, जैसे एक सज्जन ने आपसे कहा कि एक तरफ वो अकड़ जाता है या जोर जोर से टपकने लगता है, विद मोटर सीजर्स, या जर्क्स आते हैं, या झिनझिनी हो जाता है, या जलन होता है, या आंखों के सामने कुछ स्पॉट्स आ जाता है, तो ये सारे जो पार्शियल सीजर्स के बाद हो सकता है बेहोश हो जाए या बेहोश ना हो। तो दूसरा है जो जनरलाइज सीजर्स, हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, एकदम से गिर जाते, अकड़ जाते, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, तो ये वाला जनरलाइज सीजर है। तो ये पहचानने में बहुत आसान है, पार्शियल सीजर्स पहचानने में प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि स्कूल के बच्चे होते हैं, बैठे बैठे एक ही तरफ देखते रहते हैं, 2-3 जो है 1 मिनट वो जवाब ही नहीं देते, तो दैट कुड बी अब्सेंट सीजर्स। वो ऐसे हुआ, ठीक भी हो गया, लिखते लिखते क्या लिख रहे वो भूल जाते, थोड़ा सा गैप आती, दोबारा लिखने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सेंट सीजर। सो वेराइटीज बहुत है। परंतु अगर आपको जब भी शक लगा कि ये क्या है, ये बार बार हो रहा है और छोटी पीरियड के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद ठीक हो रहा है, तो एक बार कंसल्ट तो कर लीजिएगा, बिकॉज वो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। हो सकता है दौरे की रूप हो, अगर है तो वो जल्द से जल्द इलाज करके ठीक कर सकते हैं। ओके, एक मैसेज हमारे पास आया है पुणे से, शांताराम उतावले का। कह रहे हैं मैं जब 7-8 साल का था तब मुझे एक दौरा पड़ा था, उसके बाद बिल्कुल सामान्य हूँ, लेकिन अभी मुझे शुगर पेशेंट हूँ, मैं डायबिटिक हो गए, तो क्या कितना रिस्क है? ना के बराबर है सर, ना के बराबर है, क्योंकि ये जो हम कहते हैं एक्टिव एपिलेप्सी, एक है इनएक्टिव। तो अगर 7-8 साल की उम्र में हुआ, उसके बाद तो इतने साल ठीक रहे हैं, तो वेरी अनलाइकली कि दोबारा कुछ होगा। आप आराम से रहिए। वैसे मरीज को कितने अंतराल पर डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए डॉक्टर? अगर दौरे हो रहा है, जैसे आज किसी को दौरा हुआ और हमने दवाई शुरू कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि नॉर्मल दौर में हम 3 महीने के बाद बुलाते, और 3 महीने में कोई अटैक नहीं हुआ तो दवाई कंटिन्यू करके 6 महीने में बुलाते हैं, और इस तरह एटलीस्ट 3 साल फॉलोअप में रह के अगर ईजी नॉर्मल आया, सब कुछ नॉर्मल आया, तो दवाई धीरे 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 करके बंद कर देते हैं। पर फॉलोअप तो बहुत जरूरी है। सपोजिंग ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और हम जल्द से जल्द बुलाते। और इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी, जिसको कई लोगों को ऐसा होता है कि 10-15 दौरे इकट्ठा आ जाता है, स्टेटस बोल के इमरजेंसी सिचुएशंस होते, या बहुत सारे छोटे छोटे दौरे पड़ते रहे हर दिन, इनमें स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस होते, भर्ती करते, वीडियो ईजी करते हैं। तो इनका हम वी ट्राई टू लोकलाइज कि ये दिमाग में कहाँ से ये हो रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिकल फोकस है, वो हम मैप करके समटाइम्स उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी ऑफ एपिलेप्सी एंड कंट्रोल वी कीप अ फॉलोअप, पर आमतौर पे एटलीस्ट 3 years। मुस्कान का फिर से मैसेज आया है, जिसका जवाब अभी आपने दिया था। वो कह रही दौरा पड़ने के बाद मेरे सर में सर का सीटी स्कैन हुआ था, तो मेरे दिमाग में कुछ धब्बे आए हैं। हाँ, तो ये धब्बा तो थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक टर्म हो गया। धब्बा की मतलब है थोड़ा सम लीजन, ये कैल्सिफाइड या निशान हो सकता है, या कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इट इज। बट आमतौर पे हमने देखा कि ये जो सिस्टिक सर्कस या हील्ड सिस्टिक सर्कस वर्म इन्फेक्शन होती है, उसको कैल्सिफाइड स्पॉट्स कहते हैं, ये होता है। पर इनकी एक्चुअली सीटी स्कैन में क्या है वी डू नॉट नो, बिकॉज जो टर्म धप्पा जो कहते हैं, ये आमतौर पे हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं, एंड एक्चुअल रिपोर्ट के अनुसार वी कैन टेल व्हाट एग्जैक्टली शी हैज, बट मोस्ट लाइकली ये कैल्सिफाइड स्पॉट होगा। जलंधर से पंजाब से सुखबीर का मैसेज आया, कह रहे मिर्गी को डायग्नोस कैसे किया जाता है? तो मिर्गी की डायग्नोस, ये तो बहुत अच्छी सवाल पूछा इन्होंने। एक्चुअली मिर्गी की जो डायग्नोसिस, सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री होता है। अच्छा, जो हाँ हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमको हिस्ट्री ठीक से नहीं मिल रहा है, ठीक से नहीं बता पा रहे, हम एक्चुअली कहते हैं कि भैया अगर अगली बार ये हो रहा है तो आप अपने मोबाइल पे उसको रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड करके हमको दिखा दीजिए। वो वीडियो हम देखना चाहते हैं, क्योंकि वो देख के बहुत अच्छी तरह पहचान में आ जाता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इमेजिंग, सीटी है, एमआरआई है, एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, तो ईईजी है। ये आम इन्वेस्टिगेशन है।
उसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जो वीडियो ईजी होती है, स्पेक्ट होता है, पेट स्कैन होता है, इंट्राक्रेनियल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब देखो उसका तो कोई अंत नहीं है, वो तो चलता जाएगा, बट वो सब जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सिस में आमतौर पे डायग्नोसिस इज ऑन क्लिनिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्डिंग, ईईजी एंड सीटी और एमआरआई। ओके डॉक्टर, अभी म्यूजिकल ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, कॉमर्शियल ब्रेक भी हम साथ ही साथ इसमें लेंगे, तो आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे पास अभी भी 18 मिनट बाकी हैं। अगर मिर्गी से संबंधित कोई सवाल आपके पास हैं तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 पर। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868107070 पर। और आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ हैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव फोन लाइन पर। डॉक्टर, हाँ सर, एक आम व्यक्ति अपने आप को इस मिर्गी जैसे बीमारी से कैसे बचा सकता है? तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेड इंजरी नहीं होना। ओके। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स वो पालन करें और प्लीज हेलमेट पहन लीजिएगा, एंड हेड इंजरी को अवॉइड अगर कर सकते, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है मिर्गी की। वो अपने हाथ में है ज्यादातर। दूसरा चीज, जो भी जैसे इन्फेक्शन है, आम इन्फेक्शन है पानी के द्वारा जो जाते हैं, जो कीड़े की प्रॉब्लम, तो जो पानी हम पीते हैं और खाना जो खाते हैं, जैसे कोई जो वेजिटेबल्स लेते हैं, जो भी है, अगर वो ठीक तरह से वॉश नहीं हुआ, जो जो मतलब साफ सुथरा पानी पिए, साफ सुथरा खाना खाएं और हेलमेट पहन के हेड इंजरी को अवॉइड करें, ट्रैफिक रूल्स पालन करें, इससे ही काफी सारा हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो हल हो सकता है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर कोई मिर्गी की प्रॉब्लम हुई, कोई दौरे पड़ा, तुरंत इलाज के लिए चले जाए। ये नहीं सोचना अरे समाज क्या कहेगी, पता नहीं अगर दूसरों को पता चल गया तो क्या होगा, ये नहीं सोचे, बिकॉज ये भी एक बीमारी है जैसे जिस्म की कोई भी बीमारी हो। किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी है, तो क्या हम छुपा के रखते हैं? तो ये भी ऐसा ही बीमारी है, और जितना जल्द से जल्द इसकी इलाज शुरुआत हो गई, उतना जल्दी ये हल हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। ओके। तो ये सारी चीज हमारे हाथ में है। एक मैसेज आया है निकी का, कहाँ से भेजा नहीं पता, लेकिन पूछ रहे हैं क्या जिस महिला को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं क्या वो कंसीव कर सकती है? अगर हाँ, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ये एक और दूसरा मिसकंसेप्शन है। ओके। ये मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि ये अगर मिर्गी हो गया लड़की को, उसकी शादी नहीं हो सकता, शादी हो भी गया तो वो कंसीव नहीं हो सकता, कंसीव हो गया फिर भी उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगा, वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती, बच्चों को देख नहीं सकती, उनको हो गया तो बच्चों को जरूर हो जाएगा। ये सब भ्रांतियां हैं। अगर मैं आपसे परसेंटेज में कहूं, 90% नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी होती है। ओके। परंतु ये इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर दवा ले रहे कि दवाई के असर जो बच्चा जो प्रेगनेंसी टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में कुछ असर हो सकता है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट को बताना होगा। और आजकल जो दवाई उपलब्ध है उसका जो असर, जो बढ़ने वाली बच्चे के ऊपर जो असर है वो कम है, बट वी कीप अ ट्रैक, स्पेशल अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो स्पेशल ब्लड टेस्ट करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। एंड अगर एपिलेप्सी बिल्कुल कंट्रोल चल रहा है तो काफी हद तक दवाई कम करने के बाद प्लान्ड प्रेगनेंसी, मतलब एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, प्लान्ड प्रेगनेंसी कहे, देन डिलीवरी और बच्चों का जो पोस्ट डिलीवरी की प्रॉब्लम से बहुत हल हो जाएगा। तो इट हैज टू बी प्लान्ड। पर ये जो जनरली चलता है ना कि ये हो ही नहीं सकता, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड। एक मैसेज आया है जनकपुरी से राजकुमार का, ये कह रहे हैं कि अगर कार चलाते वक्त दौरा पड़ जाए तब क्या करना चाहिए और आप अकेले हों? तो बहुत प्रॉब्लम है। तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे सकते। अच्छा। तो वन ऑफ द थिंग्स एक्चुअली इंडियन लॉ के अनुसार
आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। और स्पेशली हम अगर कोई एक्टिव एपिलेप्सी आप दवाई खा रहे हो तो प्लीज ड्राइविंग मत करिए। अगर ड्राइविंग आपका हो भी गया, छोटा अगर अटैक लग रहा है आपको, जैसे उन्होंने कहा ना एक हाथ में अकड़न हो रहा है, कुछ लग रहा है कि होने वाला है, तो तुरंत एक साइड आप जो गाड़ी है खड़ा कर दीजिएगा। डोंट कीप ऑन ड्राइविंग, क्योंकि जो ड्राइविंग के समय पे अगर बड़ा अटैक आ गया तो एक्सीडेंट होगा, आपको भी प्रॉब्लम है और बाकी जो सड़क पे जो चल रहे हैं और गाड़ियों को भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए इनफैक्ट ड्राइविंग इज अ बिग रिस्ट्रिक्शन और इंडियन लॉ के अनुसार आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। एक मैसेज आया है शमिता का चंडीगढ़ से, पूछ रही कोई ऐसी एक्सरसाइज जो इस तरह के रोगों से दूर रख सके। तो एक्सरसाइज में हम यही कहना चाहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इज गुड, पर मिर्गी के मामले में कुछ आपको सावधानी रखनी है। कुछ ऐसी मिर्गी है जो जब आपकी सांस फूलता है, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे, आप दौड़ रहे हैं, सांस फूलता है, तो जब जोर जोर से सांस फूलते है तब मिर्गी एक अटैक आने की संभावना होता है। किसी को भी अगर ईजी हो रहा है, तो अगर किसी का ईजी हुआ तो उनको पता होगा कि ईजी करते समय हम हाइपर वेंटिलेशन कराते हैं। हाइपर वेंटिलेशन की मतलब सांस को लंबा लंबा जोर जोर लेने के करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो ट्रिगर करती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी में ये ध्यान रखना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो जोर जोर से ब्रीदिंग अगर करना है वो मना है, वो नहीं करना। एक मैसेज हमारे पास आया है पटना से, किसने भेजा नहीं पता, लेकिन ये 42 साल के हैं और ये कह रहे हैं कि मैं सीजो का दवा लेता हूं और मुझे प्लेन के टेक ऑफ के समय चक्कर आते हैं, क्या ये मिर्गी के लक्षण है? क्या दवाई लेते हैं? सीजो, SIEZO। SIEZO। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। सीजर हो सकता है, सीजो पता नहीं लिखने में कोई प्रॉब्लम हो। सीजर इज अगेन मिर्गी, दौरा को सीजर कहते हैं हम। और अगर किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है, उनको फ्लाइट में या ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर टेक ऑफ करने में कोई चक्कर आ रहा है, वो मोशन सिकनेस है। तो वो और मिर्गी एक चीज नहीं है। और उनके लिए कई लोग जैसे कई लोग आपको देखते हो ना, ईयर प्लग्स लगाते हैं, क्योंकि ईयर ड्रम्स फुल हो जाता है जब वैसे वो रैपिडली असेंड करती है और डिसेंड करता है, तो मोशन सिकनेस से चक्कर आ सकता है। चक्कर आना और मिर्गी अलग अलग चीज, अलग अलग है। एक मैसेज हमारे पास मुंबई से आया है आरती का, ये कह रहे हैं कि जब फिट आती है तब चेहरे के ऊपर पानी छिड़कना सही है? तो जो पानी छिड़कना जो है, कई लोगों को जैसे फेंट हो जाते हैं, जैसे सिनकोपल अटैक है, जैसे बीपी कम हो गया, बच्चे जो असेंबली में खड़े खड़े एकदम से गिर गया, नो इनमें जैसे गिर गए तो उनमें सो पानी छिटकना इज अ स्टिमुलस। पर दौरे में छिटकने से नहीं आता, दौरा अपने आप ठीक होता है। जैसे मैंने कहा ना, 2 मिनट 3 मिनट रहती है, उसके बाद वो कंपन अकड़ापन खत्म हो जाती है, थोड़ा बेहोश होती है, उसके बाद वो होश में आ जाता है। तो आप स्टिमुलस दे या ना दे, बट ये जो पानी छिटकना जो है, अक्सर सिंकोपल अटैक्स जो बीपी कम होने के बाद जैसे गिर जाते हैं, उनमें देते हैं। हालांकि इस काइंड ऑफ स्टिमुलस कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, पर आप मुंह खोल के जो बेहोशी के टाइम पे मुंह खोल के पानी तो बिल्कुल मत पिलाना, उसमें नहीं करना। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज किसने भेजा है ये पता नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं मेरा नाम, अच्छा ये हेमंत ने भेजा है, इनके 7 साल का बेटा है और इसको दौरा नींद में आया था, MRI रिपोर्ट नॉर्मल आई है, क्या करना चाहिए अब? दवा तो जरूर देना होगा। आप बेसिकली ये पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाइए। MRI अक्सर, अगेन मैंने आपको कहा कि MRI अक्सर नॉर्मली आती है। तो नींद में जो दौरे आते हैं, ये जनरलाइज एपिलेप्सी हो सकता है, नॉक्टर्नल एपिलेप्सी, ये बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ दौरे बच्चों में ऐसा है को नींद में ही कुछ आते हैं, जिनमें
दवाई बहुत कम समय तक दिया जाता है, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल आ जाएगा। ओके। तो ये डिफरेंशिएट कर सकते, ईजी में ये सब अच्छी तरह पता चल जाता है। तो आप डेफिनेटली एक पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए, ईजी कराना जरूरी है, उसके अनुसार दवाई शुरू हो जाएगी। वीडियो गेम्स और कंप्यूटर इन मरीजों के लिए कितना घातक हो सकता है? हाँ, तो दैट्स अनदर वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। नाउ वीडियो गेम्स में डिपेंड्स ऑन द वीडियो गेम। ये ऐसा होता है जैसे ब्राइट लाइट्स, वो चमकता है और आंखों की इधर उधर, जैसे ना आप इधर शूट कर रहे हो, उधर कर रहे हो, उधर भाग रहे हो, जो वर्चुअल वर्ल्ड में, इसमें कई लोगों को अटैक्स पड़ा है। तो अगेन ये स्टिमुलस इंड्यूस्ड सीजर्स जो है, ये नहीं कि सबको पड़ेगा, पर जिसको भी ये पड़ा है उनको नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर्स ऑल्सो। स्क्रीन टाइम बहुत लंबा हो गया तो अच्छी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं कि एपिलेप्सी को ही, बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा तो बीच बीच में वक्त में यू नीड टू टेक रेस्ट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। स्क्रीन टाइम इज एनीवे नॉट वेरी गुड। सेकेंड इज कि आप देखिएगा वीडियो गेम्स एंड स्क्रीन टाइम लंबा हो तक मिर्गी की मरीज ही नहीं, किसी को भी अच्छी बात नहीं है। तो देयरफॉर लिमिटेड अमाउंट इज ओके, बट जिनको ये करने से अगर अटैक हुआ तो उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके। एक मैसेज आया लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखा, कह रहे हैं कि आप डॉक्टर एम्स में हैं, हर रोज कितने मरीज ट्रीटमेंट के लिए वहां पर आते हैं? तो बेसिकली सर, तो बहुत लोग आते हैं, मैं बहुत खुश हूँ वो, बिकॉज मुझे तो लगता है कि मेरी खुश नसीबी है कि मैं इतने मरीज को देख सकती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट एम्स इज एबल टू सी सो मेनी पेशेंट्स। हमारे पास बहुत आते हैं, तो वक्त तो लगेगा और हम दिन भर देखते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग इट। अच्छा, क्या ऐसे केसेस कोई आंकड़ा है हमारे पास कि हमारे देश में कितने मरीज होंगे? बिल्कुल है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज बहुत हुई है। बस आपकी मैं दिल्ली की बताती हूँ। दिल्ली में आप सोचिए अगर 20 या 21 मिलियन है तकरीबन, आई थिंक, तो इसमें आप 1% जोड़ दीजिएगा, तो 1% प्रिवेलेंस है। तो सपोजिंग अगर आप 20 और 21 या 22 मिलियन देखे तो आप देखेगा, है ना, 2-2.5 लाख से तो ज्यादा है। तो इसीलिए आंकड़े देखे तो बहुत है। डेवलपिंग वर्ल्ड में जैसे इंडिया भी है तो बहुत है उसमें, बस घबराने की चीज नहीं है, ये आम बीमारी है। और मैंने पहले भी बोला है कि 80% तो ठीक रहेगा। डॉक्टर, हमारे पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, तो जल्दी से कुछ और कहना चाहेंगी? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिएगा, हमारे पास बस एक ही है दिमाग, वन इज ब्रेन, है ना, सो यूज इट, सो देयरफॉर वी शुड कीप इट एंड प्लीज प्रोटेक्ट इट। तो मैं यही कहती हूँ, हमारे हाथ में जो है, प्लीज अगर ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहन लीजिएगा और अवॉइड हेड इंजुरीज। सारा जो यंग फोर्स हमारा है, जो हमारे हिंदुस्तान का नया हमारा नौजवान है, प्लीज ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहे तो हिंदुस्तान हमारा स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ढेर सारी बातें की आपने, ढेर सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।